क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल में है? मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की अफवाह के बीच जब यह सवाल उठ रहा है तो इसके अपने निहितार्थ हैं। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार विपक्षी दल कांग्रेस से परेशान नहीं है। बिजली बिल की बढ़ोतरी से लेकर सड़कों की खराब हालत को लेकर जनता के बीच नाराजगी के बीच अब भाजपा और संघ के नेता ही सरकार के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े हो गए हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। राजनीति में अफवाह वो हथियार है जो बिना बारूद के भी धमाका कर देता है। कभी सूत्रों के हवाले से आती है, कभी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से, और जब पूछो कि सूत्र कौन है तो जवाब मिलता है, अरे वही जो हर बात जानता है। राजनीतिक गलियारों में अफवाह की स्पीड वाईफाई से भी तेज होती है और सिग्नल कभी नहीं टूटता। नेता अगर छींक दे तो लोग कहते हैं कि कुर्सी हिल गई है, और अगर मुस्कुरा दे तो अफवाह फैल जाती है कि डील हो गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि अफवाहें हमेशा कंफर्म नहीं है, लेकिन से शुरू होती हैं और सब जानते हैं पर खत्म होती हैं। राजनीति में अफवाह असल में वो ऑक्सीजन है जो बयानबाजी, विरोध और साजिश को जिंदा रखती है। यह वो अद्भुत तत्व है जो बिना सबूत के विश्वास पैदा करता है, बिना तर्क के बहस शुरू करता है और बिना जिम्मेदारी के सियासी भूकंप ला देता है। राजनीति में अफवाहें इतनी संस्कारी हैं कि वे झूठ भी बोलती हैं तो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बोलती हैं। और सच कहें तो सत्ता की सबसे सुरक्षित कुर्सी वही है जिस पर अफवाहें टिक कर बैठी हो, क्योंकि नेता बदल सकते हैं, बयान पलट सकते हैं, लेकिन अफवाह वो कभी इस्तीफा नहीं देती। अब जैसे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में पिछले 3-4 दिनों से यह अफवाह तेजी से फैली कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। यह बड़ा क्यों हो सकता है और यह बड़ा कितना बड़ा है, इसको लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हुई। भाजपा के पूर्व विधायक और छत्तीसगढ़ की पहली सरकार यानी अजीत जोगी की सरकार की विदाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले वीरेंद्र पांडे के फेसबुक वॉल पर राज्य का उल्लेख किए बिना एक टिप्पणी सामने आई है। अफवाह है या सच्चाई पता नहीं, पर चल रही है जोरों से कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और 4 मंत्री को छुट्टी पर भेजेंगे। तारीख 10 अक्टूबर बता रहे हैं, विकल्प नहीं बताते। वीरेंद्र पांडे ने खुद ही इस चर्चा पर अविश्वास किया, लेकिन उनके लिखे का दूसरा पहलू यह है कि पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि विष्णुदेव साय सरकार में बदलाव हो सकता है। यह बात कहां से आई कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में भाजपा की राजनीति को थोड़ा बहुत भी जानने समझने वाले इस बात को बेहतर जानते हैं कि पार्टी के भीतर कोई बड़ा बदलाव होना हो तो उसके बारे में केवल 2 ही लोगों के पास ठीक ठाक जानकारी होगी, या सच कहें तो वही 2 लोग कोई फैसला ले सकते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। बाकी बातें तो महज अफवाह हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट की शुरुआत में हमने विष्णुदेव साय सरकार की मुश्किलों का उल्लेख किया था, और यह तो पूरी तरह सच है कि विष्णुदेव साय की सरकार मुश्किल में है और इस बार वह अपने ही लोगों के निशाने पर है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रह चुके बुजुर्ग आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने जिस तरह से अपनी ही सरकार को घेरा और उसके बाद सरकार ने जिस तरह उन्हें हाउस अरेस्ट किया, वह बताता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मामला प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों से जुड़ा है, और इसे लेकर अलग अलग मंचों पर जो बातें सामने आ रही हैं वह सीधे तौर पर राज्य के नेतृत्व, प्रशासनिक स्वतंत्रता और पार्टी के भीतर संतुलन की परख से जुड़ी हैं। ये वही सवाल हैं जिनके केंद्र में तय होता है कि किसी भी सरकार में अधिकारी राजनीति का रिश्ता कैसे चलेगा, किस हद तक जवाबदेही रहेगी, और जब वरिष्ठ नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं तो उसका मतलब क्या होगा। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ पहली बार जिस सार्वजनिक आक्रोश का स्वर दिखा वह ननकी राम कंवर के उनके खिलाफ लिखे पत्र और उनकी सफाई सीमा मांग से जुड़ा है। कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कलेक्टर के तरीके और कथित कार्रवाइयों पर आपत्ति जताई और उनको हटाने की मांग रखी। कलेक्टर के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ननकी राम कंवर को जरूर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ननकी राम कंवर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सेंट्रल गोंडवाना खबर से क्या कहा, एक बार उसे सुनते हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ जो कलेक्टर आया है कोरबा में, वो न तो किसी को पहचानता, किसी के बारे में जानता। और मेरे जैसे आपने बताया कि सीनियर लीडर हूँ, सीनियर लीडर के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसको समझ में नहीं है। और रहने को लगता है कम्युनिस्ट पार्टी का है या कौन सी भी पार्टी का है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ बिहार से पोस्टिंग हुआ है और पता नहीं कैसे आईएएस अफसर हो गया है। मुझको शंका भी होता है, क्योंकि आपने पीएससी का घोटाला सुना है, मैंने ही किया था। कितने लोग जेल गए हैं, वहाँ के अधिकारी लोग भी गए हैं। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, उनका व्यवहार, मैंने कह दिया कि भाई अब इस तरह से व्यवहार करोगे तो मैं आपके ऑफिस आऊँगा ही नहीं। एक कलेक्टर के यहाँ एक पुराना विधायक कह सकते हैं या मंत्री कह सकते हैं, इस तरह से बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, हैं? ऐसे वातावरण ही तैयार कर दिया कलेक्टर ने। केंद्र शासन ने जितना पब्लिक के लिए किया है, एक काम बता दे ये सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे हमारी पार्टी के लोग हों, ये बतलाइए आज फ्लोरोमेक्स में क्या हुआ आप जानते हैं? किसी अधिकारी किसी उसको कार्रवाई किया? किसी अधिकारी ने उसमें समझ के हिसाब से काम किया क्या? क्लोरोमिक्स में कितने लोगों को बर्बाद हुए हैं, जबकि केंद्र शासन का क्या था, गरीब आदमी आगे बढ़े, उसका पालन क्यों नहीं हुआ है? और आपको मैं बताऊं, महिला क्या महतारी बंधन, उसमें 1,000 मिल रहा है। और ये सरकार बिजली बिल में कितना वसूल कर रहा है मालूम है? मालूम है कि नहीं है? बताओ ना आप। अब नहीं बताते सर तो आपको आप नहीं बता रहा हूँ मैं। जी जी कम से कम कुछ नहीं तो जो 200 300 400 रुपये आता था, वो 1000 से ऊपर जा रहा है, 2000 4000 से ऊपर जा रहा है। ये सरकार का काम है क्या? ये तो आप अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, तो अपनी सरकार के लिए विरुद्ध में तो बैठा ही हूँ। आप कम से कम जिसको समझना चाहिए ना, मुख्यमंत्री बना है, मंत्री बने हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो इसको क्या एक तरीके से बगावत एक मिनट, जितने भी हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा कि गलत काम किया, उनको क्यों मिनिस्टर नहीं बनाया? मैं इसी पे मैं लौटना चाह रहा हूँ। आपने दो बातें कही। आपने कहा सर कि सीनियर मिनिस्टर्स को नहीं बनाया गया, ये सवाल मेरे मन में भी था। आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, बहुत 84 साल आपकी उम्र है। तीसरा चौथा नंबर में हूँ अभी। जी, मैंने वरिष्ठतम लोगों में से एक हैं आप। सर मुझे ये बताइए कि ये जो परिपाटी अभी शुरू हुई है मेरी समझ से 2014 के बाद, कि पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है, पहली बार के विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है, जो पहली बार चुनाव जीता दूसरी पार्टी से आकर के जीता उसको तक मंत्री बना दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में अब अनुभव, वरिष्ठता, इसकी कोई कीमत नहीं रह गई है? आप इतना से अंदाज लगा सकते हैं, जिस समय मैं खाद्य मंत्री था, मालूम था, एक चला था, ननकी के समय में कनकी नहीं चलेगा, मतलब व्यापारी ज़्यादा कनकी मिलाते थे। मैंने उसको मना किया था, बंद करवाया। और उसके बाद मुझको इस मिनिस्टर ने, कौन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने उनको मंत्रिमंडल से, ना उसको मैं नाम लेना नहीं चाहता यार, ऐसे मंत्री ने मुझको मंत्रिमंडल से हटा दिया। और बताऊं, कोई भी मंत्री आज नहीं हुआ होगा या जो पैदा हुआ है मंत्री बना है, वो क्या बोलते हैं, जो मैं काम किया हूँ वो नहीं किया। गृह मंत्री में मालूम है आपको, मेरे समय में अपराध लगातार 5 साल नहीं बल्कि 7 साल तक, दूसरा मिनिस्टर बन गया ना, तब तक के अपराध में कमी होता गया था। और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज जी। नहीं, पटवा जी के समय में टेबल ठोक कर मानते थे। देखो मेरे मिनिस्टर में सकल घरेलू उत्पाद एग्रीकल्चर में 27% आया था। अगर पहले आया होगा तो नहीं बताते। ये दूसरा आदमी है कि 27% अच्छा उत्पादन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं, अब उसको ये ना समझें तो मेरी गलती है क्या?
तो सर आप तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने बिजली का दाम भी बेहताशा बढ़ा दिया और बाकी दूसरे सरकार के कामकाज से भी आप खुश नहीं हैं। आप इतने सीनियर हैं, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि आप बहुत सीनियर हैं, मध्य प्रदेश के ज़माने से आप मंत्री रहते आए हैं। मुझे ये बताइए कि अगर आज की तारीख में, माने आज जो परिस्थितियां हैं और कि आज अगर चुनाव हो जाए तो क्या दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है। बोलते हैं ना, सरकार ला करके बताएगा। ननकीराम में इतना तो कम से कम लोगों को समर्थन है। आज तो बताओ, मैं आने के लिए मना किया हूँ, इसलिए मना किया हूँ कि यहाँ की व्यवस्था बहुत महंगा होता है ना। तो मैं कहें जितने लोग हैं कम से कम दरख्वास्त दे सकते हैं, जो दरख्वास्त देंगे वो आ जाए। हम दरख्वास्त को मुख्यमंत्री को बतलाएंगे, मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा तो हमारे पास आगे जगह है काम करने का। जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाता है तो क्या भविष्य देख पा रहे हैं, क्या ये सरकार लौटेगी? मैं आपको तो बतला तो दिया जी, ननकी राम सरकार बनवा कर देगा। और इतना ताकत है ननकी राम के कि आज भी मैं, जो भी व्यक्ति आता है, कम से कम आज मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, हाँ, घर में कम से कम रोज़ 2 बजे 3 बजे खाना खाता हूँ। इतने लोग आते हैं और सबका काम, रायपुर आते हैं तो ज़रूर क्या बोलते हैं, हाँ तो गाड़ी लाए। मेरे गाड़ी में 4,000 रुपया खर्च नहीं कर सकता भाई, जितना में उनको पेंशन मिलता है ना, गौ सेवा। और ये स्कूल, एक स्कूल भी सरस्वती शिशु मंदिर का स्कूल चलाता हूँ, मिडिल स्कूल। और मुझको कहने में शंका नहीं है, उस सरस्वती शिशु मंदिर में फर्स्ट सेकंड अभी लड़के लोग आए हैं। कोई भी क्लास का होगा लेकिन आया तो बंधवा माटा का छोटा गांव है, उसमें फर्स्ट सेकंड टॉप कर रहे हैं इसमें प्रदेश में। तो सर मुझे, और आपने एक मुद्दा तो गिनाया कि जैसे बिजली बिल की बढ़ोतरी के कारण सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। ऐसे और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लग रहा है कि सुधार करने की जरूरत है? देखिए, अब मैं लिख कर तो लाया नहीं ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, लेकिन चर्चा में आम चर्चा में आज लोग यही कह रहे हैं, ये सरकार के विरुद्ध में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हैं, आप पब्लिक से पता कर लीजिए ना। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ ना, आज भी बोलते हैं हमारे गांव से सरकार गई आपकी, लोग क्या बोलोगे? और बोलते हैं लोग 14-15 सीट से ज़्यादा इस सरकार में नहीं आई। और नहीं तो इन लोगों से पूछे ना, ये तो बड़े अनुभवी लोग हैं जो आए हैं। अब ये देखिए, एक सरपंच है, अब वो सरपंच पूरा काम किया है, पैसा नहीं दे रहा है कलेक्टर, तो किसका ट्रांसफर होना चाहिए? कलेक्टर का होना चाहिए ना। अब इसको अब हम आपके माध्यम से बतला रहे हैं कि ऐसे कलेक्टर को कलेक्टर रखना चाहिए क्या? उसको तत्काल कहीं न कहीं लेकर के अंदर कर देना चाहिए। अब वो सरपंच काम की है, पैसा खर्च की है, हाँ, चाहे सरपंच कहीं से, उसको पैसा पहले नहीं मिला और अभी भी नहीं मिल रहा है, तो क्या उससे पूछ लीजिएगा। तो आप क्या कहेंगे सरकार के विरुद्ध में? हैं? क्या आपके मुख्यमंत्री क्या है? अब मैं कहता हूं तो मेरा रिश्तेदार है, श्रीमती बोलती है ऐसा मत बोला करो। तो मुख्यमंत्री क्या सच में आपके रिश्तेदार हैं? हाँ? मुख्यमंत्री रिलेटिव हैं आपके? मेरी तो जानकारी में नहीं है। नहीं, बता तो रहा हूँ जी, बताऊं। वो मेरा नाती कैसे 1.5 साल समझते हैं ना, 1.5 साल की लड़की की लड़का वो नाती हुआ ना, है? तो नाती का वो ससुर है मुख्यमंत्री। शाम होते होते ननकीराम कंवर प्रसंग में यह बात सामने आई कि सरकार ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके बाद ननकीराम कंवर अपने घर लौट गए। सरकार ने राहत की सांस ली, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक और बयान तैरने लगा, वह भी किसी ऐरे गहरे का नहीं, आरएसएस के पूर्व प्रचारक राजेंद्र जी का बयान। वे ननकीराम कंवर के पक्ष में ताल ठोक कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, कलेक्टर किसी का दामाद है, इसलिए उसे हटाया नहीं जा रहा। यह बयान सोशल मीडिया पर भी फैल गया और स्थानीय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। राजेंद्र जी ने सरकार को लेकर क्या कहा, उसे सुनते हैं राजेंद्र जी से ही। ननकीराम पुराने गृह मंत्री हैं, कई बार वो मंत्री रहे हैं, आज भी वनवासी नेता माने जाते हैं। उन्होंने जिन मांगों को लेकर सरकार के सामने विषय रखा, सरकार को तुरंत उसे करना चाहिए। सरकार नौकरशाही नहीं चलाती है, सरकार जनता चलाती है।
उनको हाउस अरेस्ट करना उनके साथ बेईमानी है। जनता इससे दुखी है। सरकार को अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। कहाँ अपनी गड़बड़ी है। जनता के मत में मस्त रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो उन्होंने मांग रखी कि वहाँ का कलेक्टर हटाया जाना चाहिए, तो क्या कलेक्टर किसी का दामाद है जिसको हटा नहीं सकते? नया कलेक्टर वहाँ भेजिए। ऐसे सभी जगहों पर नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहिए। बिना पैसा दिए किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। लोग परेशान हैं अपने काम के लिए, इसके पास जाए। कोई भी काम लेकर लोग जाते हैं तो वो काम उनका पूरा नहीं हो रहा है। सब जगह लोगों की एक ही शिकायत है, हम तो विधवा हो गए हैं, हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं। जनप्रतिनिधि भी मस्त हैं, उनको भी जैसे वो इस प्रदेश में एक कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। देश भर को फिर से बैठकर मूल्यांकन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए। आपने उन्हें चावल दाल दिया तो इससे वो खुश नहीं होते, उनको प्यार भी मिलना चाहिए। हर मंत्रालय में उनको बैठा करके उनकी समस्या का निवारण करना चाहिए। सरकारी अधिकारी व्यवहार अच्छा करें, ये उन्हें समझाना चाहिए। उनका हाउस अरेस्ट करना ये बहुत बड़ी उनके साथ, बल्कि प्रदेश के साथ बहुत बड़ी बेईमानी है। जनता इससे दुखी है। सरकार तुरंत इस पे कार्रवाई करे, उनकी मांगों को समझे। राजेंद्र जी की बयानबाजी ने सत्ता के गलियारे में एक हलचल तो मचा ही दी है और आमतौर पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी से दूर रहने वाले संघ के पूर्व प्रचारक ने अगर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है तो इसमें क्या संशय है कि सरकार अपने ही लोगों के निशाने पर है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थिति यह भी दर्शाती है कि जब पार्टी और सरकार में संतुलन बिगड़ता है तो इसका सीधा असर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर पड़ता है। यह सवाल कि किसी भी सरकार में अधिकारी राजनीति का रिश्ता कैसे चलेगा और किस हद तक जवाबदेही रहेगी अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। वरिष्ठ नेता जब सार्वजनिक रूप से सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह केवल एक व्यक्तिगत विरोध नहीं होता, यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक अफवाहों और आंतरिक विरोध के बीच जनता की नाराजगी भी लगातार बढ़ रही है। बिजली बिलों में बढ़ोतरी, खराब सड़कों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजधानी तक में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं में कमी के कारण आम जनता का भरोसा सरकार पर घट रहा है। यह नाराजगी न केवल विपक्षी दल कांग्रेस के लिए राजनीतिक अवसर पैदा कर रही है, बल्कि भाजपा के अपने नेताओं और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच भी सवाल खड़े कर रही है। जब पार्टी के भीतर ही मतभेद और असंतोष सार्वजनिक हो जाते हैं तो सरकार की स्थिरता और उसके कार्यान्वयन पर सीधा असर पड़ता है। राजनीति में अफवाहें केवल हलचल पैदा करने का साधन नहीं होती, वे एक तरह से पार्टी के भीतर शक्ति और नियंत्रण के समीकरणों को परखने का माध्यम बन जाती हैं। नेताओं की प्रतिक्रियाओं, सोशल मीडिया बयानबाजी और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये अफवाहें सत्ता और नेतृत्व की मजबूती या कमजोरी को उजागर करती हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस समय यही स्थिति है। ननकीराम कंवर और राजेंद्र जी के बयान ने यह साफ कर दिया है कि सरकार के भीतर विरोध सिर्फ सत्तारूढ़ दल के विपक्ष में नहीं है, बल्कि उसके अपने ही हिस्से में भी विरोध गहराता जा रहा है। विष्णुदेव साय इससे कैसे निपटते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर बात होगी। नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।